हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लाइव आ गया हूँ। लाइव आने का पीछे कई सारे रीज़न है। रीज़न ये है कि बिहार दरोगा मेंस का भी पेपर आया हुआ नज़दीक, तो उसमें करंट अफेयर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम सोचे कि करंट अफेयर्स क्यों नहीं, जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे बीपीएससी हो और चाहे टीचर का एग्ज़ाम हो, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण होता है, एसपीटी करंट अफेयर्स होता है, यही सबसे कंटेंट रहता है। तो ज़रूर हम सोचे कि वहाँ से क्वेश्चन बनाया जाए। और मेरे पास 2-3 मैगजीन है जिसमें आप देख रहे होंगे प्रतियोगिता दर्पण है, वैसे ही एसपीटी बिहार स्पेशल के लिए ये बुक है, बिहार स्पेशल के लिए। इसमें आपको करंट अफेयर्स बिहार दरोगा मेंस के लिए भी बनेगा सवाल। तो साथ में आप भी अपना रिवीजन करते रहिए। बहुत सारा चीज़ जो होता है ना, सुन के भी याद हो जाता है, तो सुनते रहिएगा। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें, ये प्रतियोगिता दर्पण मेरे पास जून 2026 का है, ठीक है। तो जून 2026 प्रतियोगिता दर्पण में जून का है, लेकिन उसमें कंटेंट जो होगा वो 1 महीना 2 महीना पीछे का होता है, यानी मार्च अप्रैल का इसमें क्या होता है, अप्रैल का होता है। तो घटनाक्रम ये है, राष्ट्रीय घटनाक्रम नेशनल जो कोई घटना घटा है उसमें इम्पोर्टेंट देखें तो बिहार स्पेशल से अगर बनाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार के मुख्यमंत्री चेंज हुआ है। तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश जी लंबे समय से मुख्यमंत्री थे बिहार के, अब वो नहीं हैं, वह राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे, समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव लड़े और राज्यसभा के सदस्य भी बन गए। इसमें अगर बात करें, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और जदयू के नेतृत्व में सरकार जो बना हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुना गया है। और 15 अप्रैल 2026 से मुख्यमंत्री बने हैं। 15 अप्रैल 2026 से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। तो बिहार में ये का बीपीएससी का नेचर है, सवाल पूछा जाता है तो दिनांक से पूछेगा, टाइम से पूछेगा। तो मुख्यमंत्री कब बने, तो आपको याद होना चाहिए 15 अप्रैल 2026 से। लेकिन इसमें देखें तो 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। अप्रैल 2026 में अपना त्यागपत्र दिए, लेकिन कब, तो 14 अप्रैल 2026 को। तो नीतीश कुमार त्यागपत्र मुख्यमंत्री पद से कब दिए, तो 14 अप्रैल 2026 को दिए। उनके स्थान पर ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिहार में अभी राज्यपाल की भी हेराफेरी हो गया, तो राज्यपाल नया बने। तो 15 अप्रैल को ही राज्यपाल, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जो सेवानिवृत्त हैं, सैयद अता हसनैन, जो पटना में लोक भवन में आयोजित समारोह मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिलाए हैं सम्राट चौधरी को। अब देखें तो चुनाव जब हुआ था उसमें बीजेपी को 89 सीट मिला और 85 सीट जदयू को मिला। और तीसरे स्थान पर एलजेपी जो 19 सीट मिलाकर ये महागठबंधन मतलब एनडीए का सरकार बना है गठबंधन से, उसमें बीजेपी है और जदयू है और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी भी है। लेकिन इस सब के साथ साथ इसमें अगर देखें तो विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव भी उप मुख्यमंत्री बने। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री बने। तो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री की बात करें तो सम्राट चौधरी है।
याद करेंगे, लेकिन पूछा जाता है कई बार स्टैटिक्स क्वेश्चन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो होंगे कृष्ण सिंह हैं। कौन है? कृष्ण सिंह। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कृष्ण सिंह। ठीक है। और 24वें में तो सम्राट चौधरी हो गए, जो 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है। अब दूसरा करंट अफेयर्स है कि राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त होने के अगले ही दिन बिहार के हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बन चुके हैं। यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यानी जदयू के अध्यक्ष रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचन के पश्चात यहाँ उच्च सदन की सदस्यता 10 अप्रैल को ग्रहण किए। उसके बाद मुख्यमंत्री पद 14 अप्रैल 2026 को दे दी त्यागपत्र। उनके द्वारा राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण से एक दिन पहले जदयू के ही हरिवंश नारायण सिंह, जो लगातार 2 कार्यकाल तक जदयू की ओर से राज्यसभा के सदस्य रहे, उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ। उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के अगले दिन ही राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 80 के तहत उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर दिया। एक मनोनीत सदस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को 6 वर्ष कार्यकाल 16 मार्च 2026 को पूरा होने के कारण उस सदन में मनोनीत किया गया। अगर इसमें से देखें तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य दिए, तो इसमें से वीरेंद्र हेगड़े हैं, जो सामाजिक कार्य से संबंधित हैं। उनकी सदस्यता अवधि 7 जुलाई 2022 से शुरू हुआ और उनका 2028 तक रहेगा। उसी तरह से बात करें तो हर्षवर्धन श्रृंखला कूटनीति से हैं। पीटी उषा 2028 तक रहेंगे। हरिवंश नारायण सिंह जो पत्रकारिता से, अब यह 2026 से 2032 तक के सदस्य रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट था। लेकिन इसमें सवाल ये भी पूछा जाएगा, यह पहला अवसर था जब राज्यसभा का कोई मनोनीत सदस्य इस सदन का उपसभापति चुना जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, उपसभापति चुना गया। अब उसके बाद तीसरा करंट अफेयर्स है कि NCERT जो है को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। ये इम्पोर्टेंट NCERT तो इम्पोर्टेंट है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। अब इसके पास अधिकार क्या है? स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री का अधिकार देने का इनको मिल गया है। ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2026 को जारी पत्रकारिता आधिकारिक अधिसूचना में किया गया है इस चीज़ को लेकर। कब? 30 मार्च को। ये इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑनलाइनर में पूछ जाएगा सवाल। उसके बाद अगला है साइबर ठगों से बचाव के लिए CBI का AI आधारित चैटबॉट आया है अब है। तो यह है 20 अप्रैल 2026 को जारी किया गया। वो AI आधारित चैटबॉट है जिसका नाम क्या है? अब है। तो अब है किससे संबंधित है पता ना होगा। तो साइबर ठगाओं से, साइबर जो ठग करते हैं वो बचाव करना है। उसके बाद स्ट्रीट फ्रिगेट INS तारा गिरी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है। तो INS तारा गिरी पूछा जाएगा तो कहाँ पे निर्माण हुआ था इसका? तय हुए मझगांव डॉक शिप यार्ड प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया है, याद रखना है बस। उसके बाद बारूदी सुरंग भेदने की सेना की क्षमता में वृद्धि के लिए T-72 और T-90 टैंक के लिए ट्रॉल असेंबली हेतु रक्षा मंत्रालय का अनुबंधन हुआ है, यानी कि समझौता हुआ है ये। अब उसके बाद है देश में अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। देश अब नक्सलवाद से मुक्त हो गया, या गृह मंत्री ने बताया अभी नोटिफिकेशन में। तो गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च 2026 को लोकसभा में बताया कि लगभग 6 दशक से आंतरिक चुनौती बने इस लाल आतंक से देश को 31 मार्च 2026 तक मुक्त करने का लक्ष्य जो सरकार ने निर्धारित किया था, वह एक दिन पहले ही पूरा कर लिया गया।
आप सोचिए, यानी 24 अगस्त 2024 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित 31 मार्च 2026 की समय सीमा से एक दिन पहले ही यह घोषणा कब हुआ? तो 24 अगस्त 2024 को हुआ था। लोकसभा में ये बताए थे कि हम अगला 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को भारत से मुक्त करेंगे। वह 31 मार्च की टाइमलाइन जो था वह 30 मार्च को ही पूरा कर लिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके तहत ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जाता था, जैसे बड़े अभियान के जरिए नक्सलवाद को खत्म किया गया। अब है लोकसभा चुनावों में महिलाओं का आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु सीटों के परिसमन हेतु संविधान संशोधन विधेयक संसद के विशेष सत्र में पारित ना हो सका। ये इम्पोर्टेंट सरकार को लगा तो भाई महिला को आरक्षण देना तो सही है, दीजिए। तो उसमें पास तो हो नहीं पाया। तो इसमें कितना परसेंट महिला का आरक्षण की बात है, सवाल पूछा जाएगा तो 33%। लेकिन साथ में नारी शक्ति वंदना अधिनियम संसद ने सितंबर 2023 में पारित किया था। तो पूछा गया नारी शक्ति वंदना अधिनियम संसद से कब पारित हुआ? तो कहेंगे 2023 में ही पारित हुआ था। लेकिन आरक्षण का मामला 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू करने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए यह बात कही। लेकिन इनमें से 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 नारी शक्ति वंदना संशोधन विधेयक, इसमें महिला का आरक्षण लागू करने की बात कहा गया था। और लोकसभा की सीट जो 543 है उसको 850 तक करने का प्रस्ताव था, जिनमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 केंद्रशासित क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित। ये सब विधेयक था। लेकिन दूसरा विधेयक परिसीमन विधेयक 2026 था, जिसे निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर करने के लिए प्रस्ताव था। लेकिन विपक्ष का कहना था नहीं, वर्तमान में जनगणना करवा लीजिए और उसके बाद आप परिसीमन करवाइए। केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026, जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी की विधानसभाओं की महिलाओं का आरक्षण लागू करने के लिए कहा। तो इसमें मुद्दा क्या हुआ? 17 अप्रैल को कराए गए मतदान में पारित न हो सका। लेकिन कुल पड़े 528 वोट, जिसमें 298 मत ही इसके पक्ष में पड़े, जबकि विपक्ष में पड़े 230। विधेयक के पारित होने के लिए 2/3 मत चाहिए, यानी 352, जो नहीं था, इसलिए यह विधेयक नहीं पास हो पाया। अब राज्य समाचार की बात करें, उत्तर प्रदेश में शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। तो शेखा झील इम्पोर्टेंट है, अलीगढ़ में स्थित है शेखा झील। कहाँ में स्थित है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ स्थित शेखा झील पश्चिम बिहार को रामसर साइट का दर्जा अप्रैल 2026 से मिला। अब यूपी में 12 रामसर साइट हो गए। सबसे ज़्यादा अभी भी देखें तो तमिलनाडु में 20 और दूसरा स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश का। बिहार में भी है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि बिहार में कितने हैं। ठीक है, थोड़ा कमेंट देख लेते हैं। आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखें मध्य प्रदेश की, तो दतिया से निर्वाचित कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गया है। ये इम्पोर्टेंट था। क्यों समाप्त हुआ? कि इनको 3 वर्ष की कारावास की सज़ा मिला और MP MLA कोर्ट में 2 अप्रैल 2024 को सुनाई गई है सज़ा, इसलिए इनका सदस्यता खत्म। राजस्थान से बात करें तो राजस्थान में पचदरा में उद्घाटन से एक दिन पूर्व रिफाइनरी में भीषण अग्निकांड हो गया। प्रधानमंत्री जाते वहाँ उद्घाटन करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा कांड हो गया। 31 अप्रैल 2024 को करना था नरेंद्र मोदी को उद्घाटन, लेकिन वहाँ पर 20 अप्रैल को ही भीषण आग लग गई। ठीक है, तो इसमें मोदी जी इसका उद्घाटन भी नहीं कर पाए। उसके बाद हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 कांग्रेसी विधायक को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, बस ये सब सवाल पूछेगा ना। हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता
लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि यूजीसी की बात कर रहा है तो गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ भी समान नागरिक संहिता के लिए लागू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा, ये भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वनिवृत्त न्यायाधीश जो थे रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, जिसे 15 अप्रैल 2026 की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड में भी यूसीसी मसौदा समिति का नेतृत्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने ही किया था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यूसीसी के बाद चर्चा किया गया, इसी को याद रखना है। समान नागरिक संहिता लागू। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो 5 दशक के अंतराल के पश्चात चंद्रमा की कक्षा तक 4 अंतरिक्ष यात्री की सफल यात्रा, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। ये इम्पोर्टेंट, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन ये इम्पोर्टेंट है। नासा जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है कि 1972 के अपोलो, इसका इतिहास जानें, अपोलो 17 मिशन के तहत 5 दशक के पश्चात नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन 4 अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की कक्षा के लिए 2 अप्रैल 2026 को भेजा था। पृथ्वी पर वापसी 11 अप्रैल को भी नासा का यह आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने के लिए एक पूर्वाभ्यास के रूप में अभ्यास किया था, ट्रायल। आर्टेमिस 3 मिशन जो होगा 2027 में संभावित है। तो पूछेगा आर्टेमिस 3 मिशन कब संभावित है? तो 2027 में संभावित है। ठीक, इसमें भी 4 अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने के लिए नासा की योजना। इन 4 अंतरिक्ष यात्री में से 2 चंद्रमा की सतह पर उतरकर परीक्षण करेंगे और 2 चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष यान में ही रहेंगे। चंद्रमा की कक्षा के लिए 16 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया गया था, जो लगभग 4 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप सोचें इसमें कौन कौन 4 अंतरिक्ष यात्री थे? तो नासा के रीड वाइजमैन, श्वेत अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर, महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और कनाडा का अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हेंसेल, ये सब थे। ओरियन कैप्सूल से इसको भेजा गया था और सबसे शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम का नाम था SLS रॉकेट के जरिए केप कैनबरा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था, जो इम्पोर्टेंट है, इसी को याद रखना है। उसके बाद देखें सैन्य शासक रहे मिन ऑंग हलाइंग, अब म्यांमार के निर्वाचित राष्ट्रपति हो गए। तो पूछेगा म्यांमार के निर्वाचित राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो सैन्य शासक रहे जिनका नाम था मिन ऑंग हलाइंग, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद हंगरी में 16 वर्ष से प्रधानमंत्री रहे विक्टर ऑर्बन की पार्टी की भारी पराजय हुआ है। वहाँ पर पीटर मंगियार नए प्रधानमंत्री हैं। तो हंगरी के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पीटर मंगियार, इसी को याद रखना है। उसके बाद उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 19 से 20 अप्रैल 2026 को श्रीलंका द्विपक्षीय यात्रा पर भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की यात्रा यूपीएससी सवाल पूछ देती है। आप देखिए प्रीवियस ईयर ऐसा ही प्रतियोगिता दर्पण है, SPD से, यही सब कंटेंट अभी जो हम करंट अफेयर चला रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण, तो हम इससे पढ़ा रहे हैं। आप बस रिवीजन कीजिए या बहुत लोग कॉपी से नोट करते भी जाइए, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर क्रिश्चियन स्ट्रोकर की भारत यात्रा, ये इम्पोर्टेंट और आएंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। कब आएंगे? तो 15 से 17 अप्रैल 2026 को। उसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की भारत यात्रा, ये इम्पोर्टेंट है। कब? 19 से 21 अप्रैल 2026 को आएंगे। उसी के साथ विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावित लोगों की टाइम की वर्ष 2026 की सूची में भारत के मूल के 3 हस्तियों का नाम आया है। ये
सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बनेगा ही बीपीआर क्वेश्चन, चाहे बिहार दरोगा मेंस में बने, चाहे बिहार बीपीएस से 72 में यूपीएससी में। सवाल क्या पूछा जाएगा, जिसमें रणवीर कपूर ये खिला, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रणवीर कपूर भारतीय मूवी, उसके बाद सुंदर प्याई का नाम आया है और विकास खन्ना, ये 3 व्यक्ति हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? रणबीर कपूर, सुंदर पिचई और विकास खन्ना, ये तीनों व्यक्ति को टाइम्स ऑफ पत्रिका में इनका नाम शामिल है। इसके साथ ही अब बात करें, जापान में घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाया गया है। वहाँ पर 21 अप्रैल 2026 की बैठक में ये बात लिया गया है कि अपने मतलब घातक हथियार जो है उस पर प्रतिबंध हटा दिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान जो युद्ध चल रहा है, ये तो आप जान ही रहे हैं। इसमें कुछ विराम की भी बात कहा गया कि अब रोक दिया जाए, तो रोक भी रखा है कुछ वजह से। तेल टैंकर और समुद्री जहाज पर गोलाबारी जारी है, और इसलिए आप देख रहे हैं ग्लोबल समस्या बन चुकी है। तेल का दाम भी बढ़ते जा रहा है और बहुत सारे चीज़ जैसे मेडिकल किट्स हैं जो हम दूसरे देशों से लेते हैं, उनका भी दाम में क्या हुआ, वृद्धि हो गया है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए भीषण युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों को हो रही भारी क्षति के साथ समझ 8 अप्रैल 2026 युद्ध विराम के बारे में चर्चा किया। 40 दिन के बाद सोचिए कितना क्षति हुआ। इम्पोर्टेंट था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर भी पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के अध्यक्ष भी कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इनका 1 जनवरी 2017 से अब तक बने हुए, इनके लिए 4 नामांकन हुआ है, जो उम्मीदवार चुना जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। अब इसमें से प्रतियोगिता दर्पण में कितना मोटा बुक है, इसमें सब पढ़ने वाला नहीं है। इसमें से बहुत सारा चीज़ कुछ प्रचार भी ऐड है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था महीने का वो तो हम आपको बताते हैं। लेकिन कुछ आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य भी है जहाँ इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल बनता है डायरेक्ट, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, वैश्विक चुनौती के बावजूद जो ग्लोबल में अभी समस्या है, वैश्विक स्तर पर जो चुनौती आया है तेल का, कुछ खाद्य पदार्थ का, यह चुनौती जो 2025-26 है भारत के आयात और निर्यात में भी वृद्धि को लेकर रिपोर्ट आया है। अमेरिका टैरिफ में बीते वर्ष अमेरिका जब टैरिफ लगे 2025-26 में भारत के निर्यात व्यापार पर दबाव बनाए रखा टैरिफ की वजह से। वही पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव, समुद्री मार्ग में हार्मुज जलसंधि जो है उनकी रुकावट के कारण मार्च 2026 में आपूर्ति व्यवधानों में 2025-26 में भारत का विदेशी व्यापार दबाव में रहा और ईरान युद्ध के कारण मार्च 2026 में ही भारी देशों के निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि में तुलना 58% की गिरावट आई। सोचिए कितना प्रतिशत, 58% की गिरावट है। सवाल ये पूछा जाए कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 58%। लेकिन और क्वेश्चन क्या बने 2025-26 में भारत की कुल निर्यात पूछा जाए 860.09 अरब डॉलर ही रहे, जबकि 2024-25 में 825.26 अरब डॉलर की निर्यात की तुलना में 4.22% अधिक था। तो ये इम्पोर्टेंट, यह रिपोर्ट जो 15 अप्रैल 2026 को उद्योग मंत्रालय ने जारी किया था। उसके साथ ही वस्तु का व्यापार में देखें तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ा भी कुछ आया 2025-26 में भारत के वस्तुगत निर्यात 441.78 अरब डॉलर और आयात जो है 774.98 अरब डॉलर के रही रहे, जबकि पूर्व वर्ष 2024-25 में देखें तो निर्यात 437.7
$7 अरब और आयात $721.20 अरब के। तो इसमें से कुछ सवाल पूछ दिया जाता है पॉइंट डाटा से संबंधित, तो आप उस पे ज़रूर ध्यान दें। प्रतियोगिता दर्पण बहुत पूछा जा रहा है। उसमें तो देखिए अभी तो कुछ यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी देखिएगा इस कंटेंट जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ, इससे सवाल पूछा जाएगा, एक फिक्स है पूछा जाएगा इसमें। जैसे भारत का वाणिज्यिक व्यापार के बारे में पूछ लेगा, भारत का वाणिज्यिक व्यापार क्या है, उसमें लोगों से पूछ लेगा। तो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते, लेकिन डाटा जरूर पूछता है। ठीक है। भारत के रक्षा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुआ है, ये भी सवाल पूछा जाएगा कि निर्यात में कितना प्रतिशत था, उसके बारे में। लेकिन इसमें अगर इम्पोर्टेंट देखें तो मौद्रिक नीति की 2026-27 की पहली द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरों में अपरिवर्तित हुआ है। तो आरबीआई जो है, यानी मौद्रिक नीति, जिसमें बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एमएसएफ, सीआरआर, एसएल, सीएलआर, नहीं, एसएलआर और सीआरआर, जिस रेपो दर जो अभी 9 अप्रैल 2025 के बाद की स्थिति 6 था, वही 6 जून 2025 के बाद की स्थिति था 5.50, लेकिन अभी वर्तमान 8 अप्रैल 2026 को हो गया है 5.25। एसडीएफ दर की बात करें तो वर्तमान में 3.35 है। वही बैंक दर की बात करें तो बैंक दर 5.50 है, एसडीएफ 5 है, रिवर्स रेपो दर 3.35 है, सीआरआर 3, एसएलआर 18 से दिया। और मॉनिटरिंग पॉलिसी मौद्रिक नीति की समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 होते हैं, जिसमें अध्यक्ष आरबीआई के अधिकारी जैसे संजय मल्होत्रा होते हैं, तो करते हैं अध्यक्ष। उसके बाद और है जैसे पूनम गुप्ता है, डिप्टी गवर्नर है, इंद्रानील भट्टाचार्य है, कार्यकारी निदेशक है, और 3 जो होते हैं भारत सरकार से उन्होंने सदस्य होते हैं। तो निर्णय लिया गया और अगला 3 से 5 जून को फिर बैठक होगी, तो उसमें यह बताया जाएगा। ठीक। अब इम्पोर्टेंट देखें तो हाँ, विश्व बैंक ने ये क्या कहा वो भी से जानना है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड बैंक ने 2026-27 में भारत के जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.6% किया, लेकिन बदली हुई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के चलते 2026 में विभिन्न देशों में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अपने पूर्वानुमान में संशोधन भी किया। जैसे विश्व बैंक ने 8 अप्रैल 2026 को जारी अपनी दक्षिण एशिया आर्थिक अपडेट यानी साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट में भारत में 2026-27 जो वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 6.6% कर दिया है। इससे पूर्व अमेरिका के 50% टैरिफ की आशंका के चलते जनवरी 2026 में बैंक ने पूर्वानुमान घटाकर 6.5% कर दिया था। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है, मजबूत घरेलू मांग और निर्यात में लचीलेपन के कारण भारत में वृद्धि दर 2025-26 में 7.6% अनुमानित, वही 2026-27 में वृद्धि 6.5% रहने की उम्मीद है। 6.5% रहने का पूर्वानुमान बैंक संघ के साथ व्यापारिक समझौते परिपक्ष में ये बात बताया गया। 2026-27 में भारत में आर्थिक वृद्धि के एशियाई विकास बैंक के पूर्वानुमान में भी वृद्धि हुआ। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान में वृद्धि गति अप्रैल माह की है। इसमें मनाली स्थित एशियाई विकास बैंक ने 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का पूर्वानुमान अभी दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में व्यक्त किया था, लेकिन किंतु 10 अप्रैल 2026 को जारी एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट में उसने कहा 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% तथा 2027-28 में 7.3% रह सकती है। ये बात इम्पोर्टेंट है। भारत में IMF
ग्रोथ अनुमान भी मामूली वृद्धि था 2026-27 के लिए। तो विश्व बैंक व एशियाई बैंक के पश्चात वार्षिक गठन बीसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान में वृद्धि की है। भारत की 2026-27 वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया था, जिसे बढ़ाकर अब 6.5% किया गया। अप्रैल 2026 में जारी ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में 2026-27-28 के लिए मतलब 27-28 के लिए वृद्धि अनुमान 6.5% व्यक्त किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी भारतीय मुद्रा योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाएगा, इनका 11 वर्ष हो चुका है। ये इम्पोर्टेंट है। यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चला था कब? 8 अप्रैल 2015 को चला, 11 वर्ष हो चुका है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस बार सवाल पूछा ही जाएगा हर एक जगह, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस साल कब शुरू हुआ? तो 2015 में शुरू हुआ। उसके साथ ही 8 अप्रैल 2026 को पूर्ण हुए और गैर वित्त पोषित के वित्त पोषण से यह शुरू हुआ। तो इम्पोर्टेंट है। इसमें ऋण की गारंटी कोष की स्थापना 2026 में की गई। गैर वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करने के लिए योजना। नीति आयोग अब इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने, आप लोग कमेंट जरूर बताइए कौन आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आप बताइए। करेंट प्रेसिडेंट उसमें भी तो अशोक कुमार लाहिरी नए अध्यक्ष बने। अशोक कुमार लाहिरी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था। इसके अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उपाध्यक्ष जो होते हैं अशोक कुमार लाहिरी। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, इसके बारे में बताइएगा। उसके बाद आरबीएल बैंक के विदेशी बैंक बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। भारत में निजी क्षेत्र में वर्ष 1943 से कार्यरत वाणिज्य बैंक आरबीएल बैंक लिमिटेड अब शीघ्र ही एक विदेशी बैंक की श्रेणी में आ चुका है, ठीक है। तो आरबीएल बैंक के बारे में याद रखिएगा। भारत न्यूजीलैंड के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते पर भी क्या हुआ है, हस्ताक्षर हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखिए तो भारत न्यूजीलैंड के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है और अमेरिका के नीति प्रतिदिन बदल रहे हैं। टैरिफ के दौर में आर्थिक एवं वाणिज्य दृष्टि से उथल पुथल का सामना कर रहा है। तो इसके साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इस चीज़ को याद रखना है। और भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता परिदृश्य के बारे में बात करें तो चीन, नवीकरणीय ऊर्जा में चीन, अमेरिका और भारत तीसरा स्थान पर आता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रखना है। 2025-26 में देश में पवन ऊर्जा क्षमता 6.05 गीगावाट की वृद्धि हुई है। पवन ऊर्जा में 2.66 गुना बढ़ी है और सौर ऊर्जा में 2.82 गीगावाट वृद्धि हुई है, इसी का ध्यान रखना है। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्थापित देखें तो 3.59% की वृद्धि हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। और रुपया के मूल्य में गिरावट के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक रैंकिंग चौथे स्थान से गिरकर अब छठी होने की अनुमान है। यानी भारतीय मुद्रा जो है अब छठे स्थान पर, लेकिन इससे देखें तो अमेरिका फर्स्ट टॉप पर है, चीन दूसरा स्थान पर, जर्मनी तीसरा, जापान चौथा, यूनाइटेड किंगडम पाँचवा हो चुके हैं, जबकि भारत छठा स्थान पे आ चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट। उसके साथ ही अब देखें तो नवीनतम सामान्य ज्ञान क्या है, इसके बारे में नमस्ते, एक नमस्ते योजना चला था। यह नमस्ते योजना किसके लिए शुरू था पता है? कमेंट करके बताइए। नमस्ते योजना जो सीवर जो होता नहीं नाला, उसको सफाई जो करते हैं उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, ठीक है, यह योजना चलाया गया था। सामाजिक कल्याण सुधार आंदोलन था ये। 2023-24 में यह शुरू किया गया था नमस्ते योजना। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम्स होता है। अब अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो ये जो हुआ है तो प्रणय वर्मा
पढ़ने वर्मा बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो ये सब नियुक्तियाँ हैं जो पूछा जाएगा। उसके भारत के नए उच्चायुक्त यूके में कौन बने हैं? तो पिरियासामी कुमारन बने। वीर विक्रम यादव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक बने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। विलियम बाल्स अब इंडिगो के नए सीईओ होंगे, ये बने। संजय खन्ना भारत पेट्रोलियम के सीएमडी बने और अनंत स्वरूप फिक्की के नए महासचिव बने हैं। और उसके बाद पीटर एल्ब्रूस जो इंडिगो से क्या किए थे? पीटर एल्ब्रूस भारत की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो में सितंबर 2022 के सीईओ रहे। नीदरलैंड रूस मार्च 2026 में अपने इस पद से त्याग पत्र दे दिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अपने त्याग पत्र से अपने पद से क्या कर दिए? त्याग पत्र दे दिए, ये इम्पोर्टेंट है। साथ में कैंपबेल विल्सन भी एयर इंडिया के एमडी और सीईओ रहे, लेकिन ये भी 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही 2026 में इस पद से त्याग पत्र दे दिए। उसके बाद ही फेमिना मिस इंडिया पुरस्कार 2026, जिसमें वर्ष 2026 के 61वीं फेमिना मिस इंडिया का फाइनल दौर ओडिशा के भुवनेश्वर में 18 अप्रैल 2026 संपन्न हुआ। फाइनल दौर में पहुंची सुंदरियां की कुल संख्या 30 थी, जिनमें गोवा की साध्वी छत्तीस सेल ने इस प्रतियोगिता का ताज जीता है। तो कौन? तो साध्वी। याद रखना 2024 फेमिना मिस इंडिया निकिता कोरवाल थी और 2025 में तो मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन ही नहीं हो सका। पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2026, यह इम्पोर्टेंट है। तो 2026 का चमेली देवी जैन पुरस्कार सिनेमा पर लिखने वाले अनुभवी पत्रकार अन्ना एम गेट्टी टिकैट को पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार की स्थापना 1980 में की गई थी, ये बातें रखना है। पहली बार यह पुरस्कार 1982 में दिया गया, यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला। रामनाथ गोयनका पुरस्कार का वितरण 27 मार्च 2026 नई दिल्ली में एक समारोह हुआ था और यह सीपी राधाकृष्णन के हाथों से दिया गया, इसमें रखना है यार। 3 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता मिली, जिसमें ओडिया साहित्यकार प्रतिभा राय, सिंधी कथा लेखिका लक्ष्मी खिलनी, उर्दू लेखिका अब्दुल समद शामिल हैं। कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी को लता ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएस आर्मी वार कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले भारत के तीसरे थल सेनाध्यक्ष। शीतल देवी विश्व के सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाजी। विजडन के क्रिकेट सम्मान में देखें तो भारत की दीप्ति शर्मा को महिला में जहां वर्ष 2025-26 के लिए लीडिंग क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड चुना गया, वही लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड घोषित अभिषेक शर्मा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर मिशेल स्टार्क और विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर में दीप्ति शर्मा है। विजडन ट्रॉफी 2026 पिछले वर्ष किसी टेस्ट में विशेष प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला की दी जाने वाली ट्रॉफी शुभन गिल में देखें। शुभन गिल। उसके साथ ही खेल जगत में लॉरियस पुरस्कार 2026, जिसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर कार्लेस अल्कराज को मिला है, टेनिस जो स्पेन के। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आरियाना सोलेंका जो टेनिस बेलारूस से है। टीम ऑफ द ईयर या पेरिस सेंट जर्मन्स फुटबॉल फ्रांस से है। कम बैक ऑफ द ईयर रोरी मैकइलरॉय को मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक देखिए विजडन के खिलाड़ी में स्थान पाने वाले भारतीय क्रिकेटर में मोहम्मद सिराज 2026 में, ऋषभ पंत 2026 में, 2026 शुभम गिल 2026, यानी 2026 में 4 को मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। 2023 में मिला था हरमनप्रीत कौर को मिला था और बुमराह को 2022 में, रोहित शर्मा 2022 में मिला था, ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में आयोजन किया गया था, जिसमें पाथ ब्रेकिंग फिल्म ऑफ द ईयर के लिए सयारा को मिला है, निर्देशक थे मोहित सूरी। मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म ऑफ द ईयर सितारे जमीन पर RS प्रसन्ना को दिया है।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुपम खेर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और बेस्ट वैल्यू डेब्यूट एक्टर शुभांगी दत्त है। वस्तु के में पृथ्वी जैकट पुरस्कार की बात करें तो सिमिल जॉन रेडिक कॉलार्क को दिया गया। इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिला है। बिजनेस ऑफ द ईयर पुरस्कार चंद्रबाबू नायडू को मिला है। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर सज्जन जिंदल को मिला है। बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर विभा पडालकर को मिला है, जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस की MD CEO है। गणित में एबल पुरस्कार गर्ल फॉल्टिंग्स को दिया गया। किनको? गर्ल फॉल्टिंग्स को दिया गया, ये याद रखना है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम के भारतीय मूल के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 30 मार्च 2026 को निधन हो गया। आशा भोसले 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में निधन हो गया। इनको सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण से कई पुरस्कार मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका देखा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2000 ईस्वी मिला था और आशा भोसले लता मंगेशकर की बहन है और पद्म विभूषण 2008 में मिला था। महिसिना किदवाई यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और कभी मृत्यु हो गया है। उसके बाद कुछ पुस्तकें थी जिसे टाइट्स ऑफ टाइम्स सुधा मूर्ति है। 7 डेथ ऑफ काशी मुकुल कुंदा का है और द क्यूरीज एंड द क्लासिफाइड अनऑर्डनिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिनिस्ट्रीज यह लेखक है सेवानिवृत्त जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। यह सवाल बहुत चर्चित है। विजयपद संघानिया यह रेमंड जो बस्तर है उनके यह चेयरपर्सन थे, उनका भी मृत्यु हो गया 28 मार्च 2026 को। उसके बाद मिशन मित्रा का फुल फॉर्म होता है मैपिंग ऑफ इंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स रिस्पॉन्स एक्सलेशन। इसरो द्वारा 2026 को लद्दाख के लिए में किया गया था संचालन, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और देखें तो वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 20 श्रमिक की मृत्यु हो गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय इसी की घटना की निंदा की। उसके साथ ही केलरम के त्रिशूर जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा विस्फोट हुआ था। ये सब भी याद रखना नहीं है, ये सब पूछता नहीं। दस्तलित भारत उज्बेकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 12 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। उज्बेकिस्तान के नामगांव में। उसके बाद जामनगर में बंतारा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। उसके बाद देखें तो स्टेशन मास्टर और स्टेशन सुपरिटेंडेंट का पद का नाम चेंज कर दिया गया, अब स्टेशन मैनेजर किया गया। सब चीज़ तो होते ही रहता है। हाँ, राजा रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग यशोदा और कृष्णा की है जो अब तक में सबसे 167.20 करोड़ में बिकी है, यह इम्पोर्टेंट है। कौन सा? राजा रवि वर्मा का ऑयल पेंटिंग था जो यशोदा और कृष्ण से संबंधित है। इसके साथ ही आधुनिक भारतीय कला की अब तक की सबसे अधिक मूल्य वाली कृति भी बन गई है, तो ये याद रखना। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 2 पाकिस्तानी का भी चयन हुआ है। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 2 पाकिस्तानी का चयन हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। और चीन के कहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन है? तो तियानगांव में बना, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही खेलकूद में बात करें तो एथलेटिक्स में हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल का मैराथन दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 42.195 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकेंड में ही कर लिया पूरा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और है हाफ मैराथन, जिसमें रोबोट ने तोड़ा मानव धावक का विश्व रिकॉर्ड, ये इम्पोर्टेंट है। लाइटिंग का बनाया गया लाइटिंग रोबोट जो 21.0975 किलोमीटर की दौड़ 50 मिनट 26 सेकेंड में पूरा कर दे रोबोट, इतना खतरनाक है। उसके बाद विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 हुआ, जिसमें भारत शीर्ष स्थान पर रहा है।
कितने पदक के साथ? कुल 16 पदक के साथ। इसमें 7 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ। इसके साथ ही मुक्केबाजी, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ, जिसमें भारत का दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान है, जिसमें 6 गोल्ड, 2 रजत और 5 कांस्य के साथ 13 मिला है, जबकि भारत 5 गोल्ड, 3 रजत और कांस्य 8, मतलब 16 अंक मिला था इनको। 16 को मेडल जीते, जो ये दूसरा स्थान पर है। बैडमिंटन के क्षेत्र में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत के आयुष शेट्टी को रजत पदक मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसे एक्टर एक्सलेंस का पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास हो गया, ये इम्पोर्टेंट रखना है यार। भारत के संजू सैमसन मार्च 2026 के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने, संजू सैमसन। देखें शतरंज में देखें तो वैशाली रमेश बाबू कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टेनिस में देखें, टेनिस में मियामी ओपन टेनिस 2026 हुआ, जिसमें यानिक सिनर जीता है। वॉलीबॉल में भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की मान्यता वैश्विक संस्था द्वारा भंग हो गई है। अगस्ता मास्टर्स गोल्फ 2026, जिसमें ग्रीन जैकेट के साथ 0.5 करोड़ के साथ ये खिलाड़ हुआ था। खेलो इंडिया आया है, जिसमें खेलो इंडिया में कर्नाटक टॉप पे रहा है, ठीक है। ओडिशा सेकेंड स्थान पर, झारखंड तीसरे स्थान पे रहा। यह 36 पूछेगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो कहाँ में आयोजन किया गया? छत्तीसगढ़, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सारा तो प्रतियोगिता दर्पण में नहीं पढ़ने वाला चीज़ें, कुछ है जैसे देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो कलपक्कम फास्ट फिल्टर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकलिटी, मल्टी लैंड फ्री फ्लो ट्रोलिंग प्रणाली MLF, ठीक है, ये चर्चा का विषय बना हुआ। फास्टैग प्रणाली क्या है? भारत में फास्टैग का संचालन NPCI और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। तो पूछेगा फास्टैग प्रणाली किसके अंतर्गत आती है, किस प्रोग्राम? तो NETC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। फास्टैग को भारत में पहली बार 2014 में स्वर्ण चतुर्भुज के अहमदाबाद मुंबई खंड पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया। उसके बाद 15 फरवरी 2021 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया फास्टैग, तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब उसके बाद जीनोमिक्स कार्यक्रम गुजरात सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023-24 से 2030-31 तक के लिए अभी के लिए चलाया गया है। क्वांटम मिशन 4 डोमेन पर केंद्रित है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग्स और क्वांटम सामग्री उपकरण, ये इम्पोर्टेंट। जीनोम इंडिया परियोजना 2020 में चलाया गया, जिसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन, इस चारों को पढ़े होंगे नाइट्रोजन बेस पे 4 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 रिपोर्ट आया है, जिसमें मुख्य बात क्या है सो हम बता देते हैं। वर्ष 2025 में वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़कर 33.8% हो गया है, ये चीज़ रखना है। कोयले का योगदान 33% पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर, ये भी आया है, मलेरिया प्रतिरोधी के तहत। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी में कुछ सुर्खियाँ बटोर रही है, कुछ शब्द जैसे मेमरिस्टर क्या है? तो हाल ही में हैफनियम ऑक्साइड पर आधारित एक नया मस्तिष्क प्रेरित नई नोटियो डिवाइस विकसित किया गया, जिसका नाम है मेमसिस्टर। क्या है बता दीजिएगा। उसके बाद सेमाग्लूटाइड क्या है? सेमाग्लूटाइड एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट श्रेणी की दवा है, जिसका उपयोग टाइप 2 मधुमेह जो होता है उसके लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट मेवन क्या है? प्रोजेक्ट मेवन अमेरिकी रक्षा विभाग का एक अत्याधुनिक AI प्रोग्राम है, तो अमेरिका का AI प्रोग्राम है जिसका नाम प्रोजेक्ट मेवन। यह क्या करेगा?
जो ईरान युद्ध के दौरान सैन्य अभियान और खुफिया विश्लेषण के ऊपर एक चर्चा करेगा। और उसके बाद है हीमोफीलिया विकार। डब्ल्यूएचओ ने हीमोफीलिया के लिए समान स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रेरित किया था। हीमोफीलिया ए जो सबसे सामान्य है, जबकि हीमोफीलिया बी क्रिसमस रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया बी ये चीज़ याद रखना। बीज रहित अंगूर, ये भी इम्पोर्टेंट है। बीज रहित अंगूर यह नया खोज किया गया। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यह है, जो पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्लोरोसेंट टर्न ऑन सेंसर विद यस, यह क्या है? कोटिनिन की उपस्थिति की तुरंत पता लगाने में यह मेटाबोलाइट। अब इसके बाद मुझे तो और इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसमें। आप लोग जरूर लाइक कीजिए, लाइक नहीं किए हैं अभी तक, लाइक जरूर कीजिए। प्रतियोगिता दर्पण में इतना ही है लग रहा है, और अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन किए अब उसका थोड़ा याद कर लेते हैं, स्मरणीय करते कहा। जैसे सवाल पूछा जाएगा आपसे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंग्रेजी के अतिरिक्त स्वदेशी खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है? वो है मेघालय। 16 अप्रैल 2026 को मेघालय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 के तहत घोषणा की है कि मेघालय राज्य विधानमंडल 1980 सहित संबंधित अधिनियम में आवश्यक संशोधन के बाद खासी और गारो भाषाओं का आधिकारिक प्रयोग शुरू हो जाएगा। ये बात कहा। हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है? वह है हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में चमगादड़ प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में प्रजाति की संख्या चमगादड़ प्रजाति की संख्या सर्वाधिक नहीं है। हाल ही में संख्या में रही ट्रोलिंग प्रणाली का क्या नाम है? जो वाहनों को टोल प्लाजा पर बिना रुके गति कम की तेज गति टोल गेट से गुजरने की अनुमति देता है, उसका नाम है MLFF, मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग प्रणाली। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया गया? तो गुजरात ने शुरू किया है स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। केरल स्थित CSIR NIST के वैज्ञानिक द्वारा विकसित डिजाइनर चावल अनाजों की तुलना में कितना गुना अधिक प्रोटीन मिलता है? तो 3 गुना मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम वैश्विक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का अनुमानित सकल घरेलू GDP का कितना बनने का अनुपात लगा है? 0.15 ट्रिलियन डॉलर। राजस्थान के शेरगढ़ वन्य उद्यान में कार्यरत वन रक्षक को वर्ल्ड लाइफ फंड द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया? अनिता चौधरी को दिया गया। हम वोट गिराने वाली है। आशा भोसले का निधन हो गया। दिल्ली कदम विभूषण दिया गया 2008। ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मछली का पहला जीवाश्म किस स्थान पर खोजा गया है? गौरामी मछली का पहला जीवाश्म स्थान देखें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में यह खोजा गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखें तो 10 से 12 अप्रैल 2024 के बीच 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? हिंद महासागर